लूट की राजधानी बन चुकी दिल्ली में एक और लूट। पुलिस के हत्थे चढ़ने के डर से लुटेरे अपनी सेंट्रो गाड़ी सड़क पर ही छोड़कर भाग गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बावजूद भी पुलिस लुटेरों का कुछ सुराग लगा पाएगी? कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज दिल्ली। दौलत की खातिर भाई को मौत की नींद सुलाने वाले अतुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अतुल को दौलत तो नहीं मिली, अलबत्ता वो सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गया। कोलकाता की इस नाबालिग लड़की की जिंदगी की हकीकत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिस फरोशों के जाल से ये नाबालिग लड़की तो बाहर आ गई, लेकिन न जाने ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी जिस फरोशों के जाल में फंसकर तबाह हो जाती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज दिल्ली। सरे राह सरे बाजार पीट पीट कर की गई एक युवक की हत्या। हत्या की असल वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हत्यारे भाइयों की फोटो जारी कर दी और उन पर इनाम भी घोषित कर दिया। लेकिन इतना अधिक वक्त बीतने के बावजूद अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें कुरुक्षेत्र, पलवल और मसूरी जैसे हर उस शहर में दबिश दे रही हैं जहां पर आरोपियों के मिलने की जरा सी भी संभावना है। कैमरा पर्सन पप्पू सिंह के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज दिल्ली। उन्हें महज ठग कहा जाए तो ये उनके साथ बेईमानी होगी। वो ठग नहीं बल्कि महाठग थे और उनकी ठगी का खेल भी हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता था और इस ठगी का शिकार भी हजारों लोग होते थे। दिल्ली वालों को कोहरे से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। शाम ढलते ही एक बार फिर दिल्ली में घना कोहरा छाने लगा। कई सुरक्षा एजेंसियों ने आसियान देशों के विमान अपहरण की आशंका जताई थी। आतंकी खतरे और गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट पर है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा इंतजामात पहले से कहीं कड़े कर दिए गए हैं। बाल मजदूर उन्मूलन कानून लागू होने के बावजूद भी इन मासूमों से मजदूरी करवाई जा रही थी। किसी के नजदीकी रिश्तेदार ने ही इन्हें बाल मजदूर बना दिया तो कोई खुद बाल मजदूरी करने को मजबूर हो गया। एक पिता ने अपनी बेटी को हर वो सामान दिया था जिससे वो शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी जी सके, लेकिन दहेज की मांग बढ़ती गई और दूल्हा दुल्हन को छोड़कर चला गया। बहरहाल अब एक दुल्हन ये चाहती है कि दूल्हे को पता चले कि एक लड़के की ज़िंदगी में एक लड़की की क्या अहमियत होती है। कैमरा पर्सन जय मेहरा के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में महागौरी के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाअष्टमी पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की रौनक का जायजा लिया A to Z संवाददाता संदीप श्रीवास्तव ने। जय मां शेरावाली, जय मां जोतावाली और जय मां झंडेवाली। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सबके मन में यही गूंज रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों की ये भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, जिनमें भक्तों के हाथ में फूल है, माला है, फल है और नारियल है। ये सब माँ को भेंट चढ़ाने के लिए है। यहाँ पर आज अष्टमी का दिन है और यहाँ पर महागौरी की पूजा होनी है और लगातार यहाँ पर भक्तों की एक भारी भीड़ देखी जा सकती है। और यहाँ पर सुबह 4 बजे की आरती के बाद से यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है और यहाँ दिन में कन्या रूप में देवी को भोग भी लगाया जाएगा। और यहाँ पर सबके मन में कुछ ना कुछ मुरादें हैं। सभी अपनी मुरादें लेकर माँ के इस दरबार में आए हैं और सभी ये चाहते हैं कि माँ उनकी मुरादें जरूर पूरी करें। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली से फरार आतंकियों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, अभी तक उनका कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं। पुलिस आतंकियों की तलाश में रात भर छापेमारी करती रही। रात के 1 बज रहे हैं और हम खड़े हैं बाहरी दिल्ली के ओचंदी बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है और 2 पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर तैनात है और हर गाड़ी की चेकिंग लगातार की जा रही है। यहीं से शुरू होती है हरियाणा की सीमा। आप देख सकते हैं यहाँ से हरियाणा के लिए सड़क जा रही है और दूसरे साइड दिल्ली का इलाका है और पुलिस नहीं चाहती कि आतंकवादी किसी भी तरह से यहाँ से निकल सकें, इसलिए लगातार यहाँ पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मेट्रो की 4थी लाइन यानी इंद्रलोक से मुनका रूट आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये रूट 15 किलोमीटर लंबा है। उम्मीद की जा रही है कि इस रूट के खुलने से करीब 1 लाख लोगों को फायदा होगा। इस रूट का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप ने।
दिल्ली मेट्रो की स्टैंडर्ड गेज मेट्रो लाइन आज से आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। ये दिल्ली मेट्रो की ये लाइन इंद्रलोक से मुंडका तक जाएगी। इस बीच 14 स्टेशन पड़ेंगे जो कि 15 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी लोगों की। इसमें ये मेट्रो लाइन चौथी मेट्रो लाइन है और ग्रीन लाइन इसे कहा जा रहा है। और इसमें क्या है खासियत, आइए अंदर चल के देखते हैं। इंद्रलोक से मुंडका जा रहे हैं। आप साफ तौर पर इस ट्रेन में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। इसकी चौड़ाई पहले की अपेक्षा कम कर दी गई है और इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसमें लगातार ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा आएगा। इंद्रलोक से मुंडका जाने वाली इस ट्रेन के इस कोच में ग्लास पर भी साफ तौर से मैप बना हुआ है कि आप किधर जा रहे हैं। ये खास तौर पर इसलिए है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बात करते हैं कुछ लोगों से, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली सरकार का बहुत बढ़िया तोहफा है लोगों के लिए। आपको क्या लगता है इसका क्या फ़ायदा होगा अब? बहुत फ़ायदा होगा। जो वेस्ट में मुंडका की तरफ या दिल्ली देहात की तरफ जो रहने वाले लोग हैं वो मेन सिटी से जुड़ जाएंगे और उनको वहाँ पर सफ़र जो है बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत आरामदायक हो जाएगा। जो उनको बसों में धक्के खाने पड़ते थे वो नहीं खाने पड़ेंगे। दिल्ली के गांव से एक बार फिर दिल्ली के शहरों की ओर, यानी कि मुंडका से फिर से हम वापस लौट रहे हैं इंद्रलोक की ओर। और यहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक बार फिर मुंडका से इंद्रलोक की ओर जाने वाला ये सफ़र पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान हो गया है। वो सड़क के ट्रैफिक जाम से बचे रहेंगे। इस ट्रेन के ज़रिए हरियाणा तक का सफ़र बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसके ज़रिए हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर ज़िलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली के रिंग रोड और आउटर रिंग रोड को क्रॉस करती है और इस के बीच आने वाली सड़कों पर जाम पहले की अपेक्षा कम हो जाए। मौसम की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव ने। समय सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ इंडिया गेट से महज 300 मीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर कोहरे की परत छाई हुई है। हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी विजिबिलिटी शून्य होने की, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आज 9.9 डिग्री तक तापमान हो गया, इसलिए निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो ठंड में ठहराव आ गया है वो कम होगा। कैमरा पर्सन हीरा जोशी के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर सरेराह एक व्यवसायी को लूटा गया और लूट की ये वारदात हुई दिल्ली के नारायणा फ्लाईओवर पर। आप देख सकते हैं लूट की इस वारदात के बाद लुटेरे जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी छोड़ गई। ये एक सेंट्रो गाड़ी है और सबसे खास बात इस गाड़ी में जो ये है कि इस पे जो आगे जो इस पे नंबर प्लेट है वो उस पे यूपी का नंबर है, UP 14AV 7417 लिखा हुआ है। और इस गाड़ी के शीशे पर जब आप ये नंबर देखेंगे तो आप, मैं कहना चाहूँगा दिखाएं, गाड़ी के शीशे पर ये जो नंबर है वो दिल्ली का है, जिसपे साफ तौर पर देखा जाए दिल्ली का नंबर DL3CB F5632, जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो लुटेरे थे कितने शातिर थे। और एक और ख़ास बात इस गाड़ी में है कि यहाँ इस गाड़ी में कई हेलमेट अंदर रखे हुए हैं, जिससे साफ तौर पे जाहिर है कि जो दिल्ली में बाइक सवार लुटेरों का जो गैंग है, जिनका आतंक फैला हुआ है दिल्ली में, वो इनका भी गैंग हो सकता है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संदीप। संदीप, क्या अभी तक कुछ पता लग पाया है इन लुटेरों के बारे में? देखिए, लुटेरों के बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने एक गाड़ी बरामद की है जो कि इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास लुटेरे छोड़ गए थे। आखिर यही एक सवाल है कि आखिर लुटेरे अपनी ये गाड़ी, सेंट्रो गाड़ी, वहां पर छोड़ क्यों गए। जैसा कि मजीदों का कहना है उनका कोई पीछा नहीं कर रहा था, उसके बाद भी वहां से 4-5 लुटेरे उतरे और उसके बाद वो गाड़ी छोड़ गए। और गाड़ी में बहुत कुछ राज छुपा है इन लुटेरों का, जिसमें कि 4 से 5 हेलमेट पड़े हुए थे, एक चाकू भी मिला है उस गाड़ी में। और उस गाड़ी की जो आगे जो नंबर प्लेट है उसमें यूपी का नंबर था और पीछे दिल्ली का नंबर था। फिलहाल पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और इस गाड़ी के आधार पर उन लुटेरों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। संदीप, जिस व्यापारी के साथ इस पूरी लूट को अंजाम दिया गया है, क्या किसी के ऊपर कोई शक भी जाहिर किया है इस व्यापारी ने?
नहीं, इस व्यापारी ने किसी के ऊपर कोई शक नहीं जाहिर किया है। उनके साथ ये लूट अचानक से हुई थी। ताजमान सिंह होटल से वो लौट रहे थे, उसी दौरान नारायणा फ्लाईओवर पर जब वो पहुंचते हैं, उसी दौरान 4 से 5 लुटेरे बंदूक की नोक पर उन्हें ले लेते हैं और उनसे कहते हैं और उनसे और उनकी पत्नी से कहते हैं कि मोबाइल, पर्स वगैरह जो कुछ भी हो, ज्वेलरी, कैश सब उन्हें दे दें। उसके बाद वो उनसे लूट कर फरार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में शुक्रवार की शाम लगभग 5:45 बजे इसी वैगनार कार में आग लग गई। इस कार में एक दंपत्ति सवार थे जो कि दिल्ली के आया नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये कार जब वसंत कुंज इलाके के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पहुंची तभी इस कार में अचानक आग लग गई और इस गाड़ी में सवार एक दंपत्ति बुरी तरह से झुलस गए। इस गाड़ी में ड्राइविंग सीट की ओर एस कांजीवाला बैठे हुए थे और उनके बगल में उनकी पत्नी शुभा कांजीवाला बैठी हुई थी। जिसके बाद जब लोगों ने देखा कि इस गाड़ी में अचानक आग लग गई है तो लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उस गाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तभी ये इस गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल पाया क्योंकि इस गाड़ी के सेंट्रल लॉक सिस्टम फेल हो चुके थे। इस कारण लोगों को परेशानी हुई इन दोनों को निकालने के लिए। तभी उन्होंने इस गाड़ी की खिड़कियां तोड़ दी, जिसके बाद एस कांजीवाला को तो निकाल लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी शुभा कांजीवाला को लोग नहीं निकाल सके। शुभा कांजीवाला के कमर में बेल्ट लगी हुई थी जिसके कारण उनको निकालने में मुश्किल हुई। इस पूरी घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता संदीप, उनसे बात करते हैं। संदीप, आप वहां पर मौजूद थे, आप पहुंचे वहां पर, क्या नजारा था वहां पर? देखिए, जब हम लोग वहां पर पहुंचे तब तक आग लगभग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। आग बड़ी तेजी से फैली और मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने तकरीबन आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया। लेकिन इससे पहले जो आग लगी थी उसमें एक की मौत हो गई जबकि एक को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर दिया गया। जी संदीप, क्या वजह रही, क्या मानी जा रही है ये जो कार में आग लगी है, क्या वजह रही थी इस आग की? आग लगने के सही कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग जिस कारण से लगी वो बताया जा रहा है कि आग पेट्रोल के रिसाव के कारण लगी। लेकिन अभी पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। जी संदीप, कार में आग लगी, उसके बाद कार रुकी, तो फिर वो दोनों जो दंपति थे वो बाहर आखिर क्यों नहीं आ पाए? जो महिला है उसकी मौत की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है यहाँ पर? जो महिला थी शुभा कांजीवाला, वो उनकी कमर पर बेल्ट लगी हुई थी जिसके कारण उनको निकालने में मुश्किल हो रही थी लोगों की, और कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल होता। गाड़ी में आग लगने के कारण उसका वायर था वो जलकर खत्म हो गया था, जिसके कारण सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। इस कारण लोग उनको वहां से निकाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद लोगों ने वहां पे गाड़ी का शीशा तोड़ा। उसके बाद एस कांजीवाला को तो निकाल लिया गया जबकि वो 70% जल चुके थे, लेकिन शुभा कांजीवाला की बुरी तरह से झुलसने के कारण वहीं पर मौत हो गई थी। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चारों तरफ आग ही आग का ये मंजर है दिल्ली के मुंडका इलाके में। देर रात ये आग प्लास्टिक के गोदामों में लगी है। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर है ये आग। 1.5 से 2 स्क्वायर किलोमीटर में लगी है आग। सबसे संदीप, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल इस आग की क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी आग लगी हुई है। 4 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ आग लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 100 गोदाम थे जिनमें की आग पहुंची है और उसके पीछे खेत है, गेहूं के खेत है, जिनको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी जद्दोजहद कर रहे हैं कि वहां तक आग न पहुंचे, और जिससे कि काफी और नुकसान हो सकता है। 100 गोदामों में लगी आग से लाखों का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। संदीप, इस आग को लगे हुए दमकल कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? कितना समय लग सकता है इस आग पर काबू पाने के लिए? जी देखिए, दमकल अधिकारी अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि कितना और वक्त लग जाएगा इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार और भेजी जा रही हैं। 5 और गाड़ियां भेजी गई हैं और कुछ गाड़ियों को वापस भेजा गया है और उनको फिर से वहां जहां पर आग लगी हुई है वहां पर भेजा जा रहा है और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि आग बुझ सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के अशोक विहार इलाके के इसी मकान I-164 से रविवार की शाम आई एक सनसनीखेज खबर,
क्योंकि इस मकान की सेकंड फ्लोर पर एक लाश मिली थी। वो लाश थी मोनिका की और उसके बाद मोनिका के घर वाले भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ही उसे अस्पताल तक पहुँचाया और इस मकान के ठीक पीछे तकरीबन 250 मीटर की दूरी पर उसके पति कुलदीप की लाश पाई गई। दोनों की शादी सन 2006 में हुई थी और यहाँ पर तकरीबन 4 महीने पहले से वो रह रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का मामला मानकर जांच कर रही है और फिलहाल चश्मदीदों ने और आस पड़ोस के लोगों ने जो शक जाहिर किया है वो उसके भाई अंकित पर जाहिर किया है। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़, दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सावित्री सिनेमा के पास रविवार देर रात हुआ एक हादसा जिसमें 2 अफ्रीकन के शरीर में सरिया घुस गया। आप देख सकते हैं सरियों से लदा हुआ यही ट्रक था और इसके पीछे एक होंडा सिटी कार आ रही थी जिसमें बताया जा रहा है कि 4 अफ्रीकन सवार थे। IIT दिल्ली के छात्र बताए जा रहे हैं। ये जो सरिया है इस ट्रक पर गलत ढंग से रखा गया है। लगभग 7 से 8 फुट बाहर है ये सरिया और ना ही इस ट्रक में कोई इंडिकेशन है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कैमरा पर्सन मोहम्मद गुलशन के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के मुंडका गांव में आज एक बार फिर से आग लग गई। आज ये तीसरी बार है जब यहाँ पर आग लगी है और इस बार ये जो आग लगी है यहाँ प्लास्टिक के 2 गोदामों में लगी है और लोगों के घरों से बिल्कुल नज़दीक लगी है ये आग। और हमारे साथ यहाँ एक व्यक्ति मौजूद है जिनके घर के बिल्कुल नज़दीक लगी है आग। क्या कहेंगे, ये तीसरी बार यहाँ पर आग लगी है और अगर ये आग बुझती ना तो आपके घरों तक पहुँच जाती है। आग नहीं बुझती तो बहुत जान नुकसान हो जाना था यहाँ पे, क्यों ये साथ में पशु भी हैं, आदमी भी हैं, पूरी रिहायश ही इधर हमारी इस एरिए में। ये यहाँ से लेकर आओ पीछे तक पूरे रिहायश है और बहुत आदमियों का नुकसान होता है। सारे बच्चे परिवार के जो है ना बाहर बैठे हुए गली में, घरों को खाली करके। निश्चित तौर पर अगर ये समय रहते अगर ये आग न बुझी होती तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 2 घंटे में ही यहाँ पर आग बुझा ली गई है और आग बुझने के बाद यहाँ पर लगातार कूलिंग जारी है। आज यहाँ तीसरी बार आग लगी। प्लास्टिक के 2 गोदामों में फैली ये आग और फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची और तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर आग बुझा ली गई। सुबह दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में मां बेटे की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ये दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में J38 ये वही मकान है जहाँ पर मां बेटे की लाश मिली है। सेकंड फ्लोर से दोनों की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से दोनों की हत्या की गई है। 30 साल की अनुराधा और उनके बेटे चेरिश की लाश इस मकान में मिली और बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही पूरा परिवार जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर गया हुआ था वो यहाँ पर लौटा। उसके बाद से उनका पति किसी काम से घर के बाहर गया हुआ था और जब देर रात वो यहाँ पहुँचे तो देखा कि उनकी पत्नी अनुराधा और उनके बेटे चेरिश की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। दिल्ली के स्क्रैप मार्केट की एक दुकान में कुछ ऐसे पदार्थ मिला है जिसमें कि वहाँ के दुकान के मालिक और वहाँ पर काम कर रहे मजदूर के शरीर में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और शुरुआत में उनको शरीर के अंदर की कुछ समस्याएं हुई थी, उल्टी आना, और उसके बाद से उसमें त्वचा संबंधी रोग भी देखे गए। जब ये जानकारी और लोगों को पहुंची, पुलिस तक पहुंची, उसके बाद से यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और यहाँ पर कल एक वैज्ञानिक भी आए थे जिन्होंने आशंका जताई है कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कोबाल्ट 60 हो और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और किसी को भी इस 1 किलोमीटर के दायरे में जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे हो सकता है उन रेडियो एक्टिव पदार्थ के विकिरण से कुछ और लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, इसलिए यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है। और आज यहाँ पर भाभा परमाणु परीक्षण केंद्र से वैज्ञानिकों की एक टीम आनी है और उसके बाद ही ये निर्णय हो पाएगा कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के कैंट इलाके में शनिवार की देर रात एक होंडा सिटी कार और ऑटो में आमने सामने की टक्कर हुई जिसमें ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ये वही होंडा सिटी कार है जिससे टक्कर हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें एक महिला सवार थी, निवेदिता सिंह नाम की महिला है जिनके पति आर्मी में हैं, आर्मी में कर्नल राहुल है उनका नाम। और जिस वक्त ये हादसा हुआ वो रात तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था और
बताया जा रहा है कि जो महिला इस गाड़ी को चला रही थी वो नशे की हालत में थी और इसकी पुष्टि मेडिकल जांच में हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उनकी यूरिन में अल्कोहल पॉजिटिव पाया गया है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी थी और इसके एयरबैग्स खुल गए, जिसकी वजह से उन महिला को तो चोट नहीं आई, लेकिन ऑटो में 4 लोग सवार थे जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और इतना दर्दनाक हादसा था जिससे इस ऑटो की हालत देखकर ये बात साबित होती है। ऑटो की परखच्चे पूरी तरह से उड़ गए हैं और इस ऑटो में कुल 4 लोग सवार थे। वेद प्रकाश गुप्ता बताए जा रहे हैं और उनके साथ ड्राइवर राजकुमार था इस ऑटो में और उनके साथ 2 और लोग भी थे और 2 लोग इस हादसे में बुरी तरह से घायल हैं और उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने फिलहाल महिला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़, दिल्ली। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था उस रात? जी पल्लवी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब पुलिस की शक्ल में ही पुलिस को मात देने की कोशिश कर रहे हैं बदमाश। पुलिस जिसको एक रक्षक के रूप माना जाता है, अब बदमाश उसी की ही शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो वारदात की घटनाएं हुई हैं उसकी शुरुआत कल शाम से ही हो गई थी। मोहनलाल जो कि रोहिणी सेक्टर 16 की तरफ से जा रहे थे, उसी वक्त 2 लोग उन्हें हाथ देते हैं। उनमें एक खाकी वर्दी में होता है, एक सिविल वर्दी में होता है। वो उनसे कहते हैं कि आपको SHO साहब ने बुलाया है। SHO संजीव कुमार हैं। उनको लगा हो सकता है कि कोई मामला हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, किसी कारण से बुलाया हो। तो उन्होंने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया। उसके बाद उन्होंने अपना रुखी बदल लिया, उनको अपनी जकड़ में ले लिया और कहा कि अब वो थाने की ओर न चलकर रोहिणी सेक्टर 24 की ओर गाड़ी मोड़ लें और उधर मोड़ा। और लेकिन उसी वक्त मोहनलाल ने समझदारी दिखाई और उन्होंने गाड़ी की ब्रेक मार दी। उन्होंने देखा कि पीछे से PCR वैन आ रही है, तो उन्होंने ब्रेक मारने के बाद उन्होंने गाड़ी के शीशे खोल दिए। उसी वक्त PCR वैन से पुलिसकर्मी उतरे और साथ में लोगों ने उनको छुड़ाया और एक इसमें जो खाकी वर्दी पहने शख्स था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक शख्स भागने में फरार हुआ। जो फरार हुआ है उसका नाम विजय है। पुलिस ये भी बता रही है कि इनका एक तीसरा साथी भी था जो कि विक्की है, वो हो सकता है वही इस पूरी गैंग का सरगना है। जी पल्लवी। जी संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। क्या ये पूरा मामला SHO ने घर में घुसकर एक बच्चे के साथ मार पिटाई की और हवा में फायरिंग की? जी, इलाके के लोगों का आरोप है कि SHO इस तरह की उगाई किया करते हैं। वो लोगों से इस तरह की मांग करते हैं कि अगर आप यहाँ पे शराब का अवैध कारोबार करना चाहते हैं तो आप हमें पैसा दीजिए। 20-25 हजार रुपए की मांग करते हैं। और बीती शाम बताया जा रहा है कि वो शराब पीकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने एक लड़के को बैट से घायल भी कर दिया। उसके बाद उस लड़के को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन फिलहाल उसकी कंडीशन कंट्रोल में है। इस तरह की उगाई का काम उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन ACP इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस तरह का कोई उगाई वो करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव से। संदीप, जिस समय ये लूट हो रही थी उस समय घर में कौन कौन मौजूद था और कैसा माहौल था वहां पर? क्योंकि बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी में ये लूट हुई है, यानी कि घर में भीड़ भाड़ का माहौल था। जी, बहुत ही भीड़ भाड़ का माहौल था। घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहाँ सभी गेस्ट मौजूद थे। इसी बीच कुछ नकाबपोश बदमाश वहाँ पे घुस आते हैं। चाकू और बंदूक की नोक पर वो सभी लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की होती है अदिति, उसके ऊपर चाकू और बंदूक लगा देते हैं और मांग करते हैं 50 लाख रुपए की। काफी देर तक लोगों को मारते पीटते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं मिल पाएगा 50 लाख। उसके बाद वो वहां से 5 लाख रुपए लेते हैं और कुछ ज्वेलरी उठाते हैं और लोगों के पर्सों से भी पैसे निकाल लेते हैं। फिर वो वहां से भाग जाते हैं। अब संदीप, एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया? देखिए, कल शाम करीब 7:30 बजे लीसा नाम की एक युवती है, वो अशोका होटल से जा रही थी। नेताजी नगर में जब पहुंची तो वहां पर कुछ बदमाश टाइप के लड़के थे। दोनों ने शराब पी रखी थी, मारुति वैन में सवार थे। एक अकेली लड़की को पाकर उसने उनसे
हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए थे, उनसे हमारा संपर्क कट गया है। एक बार फिर से उनके पास कोशिश करेंगे। फिर हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से मौजूद है हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव। संदीप, सरेआम दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, ये एक अलग बात है कि उस जगह जो लोग मौजूद थे वो उस महिला के लिए मददगार साबित हुए, लेकिन अगर बात पुलिस की, प्रशासन की मौजूदगी की जाए तो आखिर इतनी देर से पुलिस क्यों आई, और अगर वो लोग अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होते तो क्या लीसा भी एक बार फिर से उन महिलाओं की लिस्ट में शामिल होती, उन महिलाओं के साथ उसका नाम लिया जाता जो बदमाशों की जो मनमानी है उसका शिकार हुए? जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली वालों की दिलेरी काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने उस लड़की को न सिर्फ उन अपहरणकर्ताओं के कैसे छुड़ाया, उसके बाद उन्होंने उन आरोपियों को पीटा भी और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। थाना वहां से ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, लेकिन पुलिस देर से पहुंची। ये एक जांच का विषय है कि इतनी देर पुलिस को क्यों लगी, लेकिन दिल्ली वालों की इस तरह की घटना में बढ़ चढ़कर वारदात को रोकने में कामयाबी हासिल करना, ये एक काबिल तारीफ बात है। संदीप, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि कल रात की ये खबर है, अभी तक और क्या कुछ अपडेशन इस मामले में सामने आई? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जांच की दिशा किस तरफ है, कहां तक पहुंची है जांच पुलिस की? पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस तरह की वारदात को सिर्फ मस्ती करने के लिए अंजाम देने की कोशिश की गई। एक लड़की जो सड़क पर अकेले थी, शराब के नशे में धुत 2 लड़के वहां पहुंचते हैं और उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। एक उसमें से आकाशदीप है जिसकी गिरफ्तारी आज दिन के 12 बजे हुई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 365, धारा 366, 506 और 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैट की बढ़ी कीमतों को लेकर दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिक आज फिर से हड़ताल पर हैं और आज की ये जो हड़ताल एक साप्ताहिक अवकाश के रूप में है। हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल जी, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या मांगे रख रहे हैं आप सरकार से और सरकार का क्या कहना है? सिर्फ सिंगल एकमात्र डिमांड है, वो डिमांड हमारी नहीं पब्लिक की है। हमारे साथ साथ हम पब्लिक के लिए भी कह रहे हैं कि दिल्ली और हरियाणा का रेट एक हो। इसी बात को हम लोग सरकार से पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं। हमारा ये जो फ़र्क है 1 रुपये और 4 पैसे का, 1 रुपये से अब 4 रुपये बढ़कर 4 रुपये हो गया है, उसके कारण जो है दिल्ली के 70% जो पंप हैं ख़त्म हो चुके हैं। 90% हमारी सेल जा चुकी है और हम लोगों को हर महीने 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी कारण दिल्ली सरकार को हमने गुहार की है कि इसको दिल्ली और हरियाणा के रेट बराबर किए जाएं ताकि हम लोगों को शांति से बिजनेस करने का मौका दिया जा सके। आप बाहर 4 रुपये सस्ता दें और दिल्ली में 4 रुपये महंगा दें, ये कोई लॉजिक है? अभी तक दिल्ली सरकार से आपकी क्या बात हुई है, उनका क्या कहना है इस बारे में, और आगे अगर वो आपकी मांग नहीं मानते हैं तो आपका क्या रुख रहेगा? दिल्ली सरकार को हमने कहा है, देखिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इस सब को देखते हुए आपको तुरंत जो है वो इसको वापस लेकर दिल्ली और हरियाणा का रेट एक करने चाहिए, क्योंकि हरियाणा ही चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है और दिल्ली और हरियाणा में 4 रुपये का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर जो वो नहीं करेंगे तो हम आगे से अगले हफ्ते से बल्कि 9 से 5 पंप चलाएंगे, सुबह 9 से 5 बजे तक पंप खुला करेंगे और 14 जून को पूरी तरह से दिल्ली के पेट्रोल पंप पूरी बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। इंडेफिनिट स्ट्राइक फ्रॉम 14 जून 14 जून 2010 से दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस हड़ताल से लोगों को खासी परेशानी हो रही है, उस बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप इस परेशानी को कम करने के लिए कुछ और इसका विकल्प? देखिए, मैं तहे दिल से दिल्ली वासियों से माफ़ी चाहूँगा इस बारे में। ये मेरे साथ साथ दिल्ली वासियों की भी लड़ाई है। दिल्ली वासी जो हैं वो इस बात के लिए समझे कि वो 4 रुपये महंगा जो डीज़ल बाहर से यहाँ ले रहे हैं वो अपने आप में एक मुझे लगता है कि गलत दिल्ली वासियों के लिए ये गलत जो किया जा रहा है और इस बात के लिए दिल्ली वासी हमें माफ़ करें। फिर भी किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विस जो भी हम लोग उपलब्ध करा जो भी चाह रहे हैं उनको हम लोग डीजल पेट्रोल देने के लिए किसी पंप पर कहेंगे जहाँ पे दिल्ली पुलिस एम्बुलेंस इनको हम दे रहे हैं। बाकी आप इस चीज़ को समझना होगा दिल्ली वासियों को कि ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई हमारे साथ साथ दिल्ली से वासियों की भी है। पंप मालिकों की हड़ताल से निश्चित तौर पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों की मांगें नहीं मानी तो ये दिक्कत
उस वक्त और भी बढ़ जाएगी जब 14 जून से पेट्रोल पंप मालिक बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़, दिल्ली। राजधानी में हुई साल की सबसे बड़ी सनसनीखेज लूट। आरुषि हत्याकांड में साल भर सीबीआई अपने ही सवालों में उलझी रही। फिर सुर्खियों में आ गई एक और बुजुर्ग की हत्या। घर में घुसकर एक लड़की का कत्ल, वो भी थाना परिसर में। दिल्ली में बदमाशों ने वारदातों को अंजाम देने का एक ऐसा तरीका इजाद किया कि खुद दिल्ली पुलिस के भी पसीने छूट गए। 2009 अलविदा कहने को तैयार है, लेकिन पूरे एक साल के दौरान दिल्ली ने जो कुछ भी देखा वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। पूरे साल दिल्ली लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार की गवाह बनी। इस पेशकश में हम आपको दिल्ली में हुई उन वारदातों के बारे में बताएंगे जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। अपने भाई बहन से मिलने और दिल्ली घूमने के इरादे से एक लड़की मणिपुर से दिल्ली पहुंचती है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के चंद दिनों बाद ही उसका कर दिया जाता है कत्ल, और कातिल होता है IIT दिल्ली का एक सिरफिरा छात्र। उन्नीस साल की राम चांगफी चंद दिनों पहले ही दिल्ली पहुंची थी। उसे पता नहीं था कि दिल्ली उसके लिए खतरनाक साबित होगी और यहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मणिपुर की राम चांगवी के भाई बहन दिल्ली के मुनिरका गांव में कमरा लेकर रहते थे। दिल्ली घूमने के इरादे से राम चांगवी भी वहीं ठहरी थी। 24 अक्टूबर के दिन जब राम चांगवी के भाई बहन अपने ऑफिस गए होते हैं तो उसी दौरान फ्लैट के बगल के कमरे में रहने वाला पुष्पम राम चांगवी को खोजता हुआ किचन में पहुंच जाता है। किचन में राम चांगवी को अकेला पाकर पुष्पम की नीयत खराब हो जाती है। पुष्पम राम चांगवी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होने पर राम चांगवी की हत्या कर देता है। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए पुष्पम राम चांगवी के शव में आग लगा देता है। पुष्पम IIT दिल्ली में PhD का छात्र था और लड़कियों को लेकर उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। राम चांगवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस ने पुष्पम से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रहे पुष्पम ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि शादी न होने की वजह से वो परेशान था। किचन में अकेली राम चांगवी को देखकर उसकी नीयत बदल गई और उसने उसकी हत्या कर दी। इस वारदात ने दिल्ली में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों में खौफ भर दिया। और राजधानी में लुटेरों का सबसे ज्यादा निशाना बने बुजुर्ग। दिल्ली पुलिस के लाख दावों के बावजूद बुजुर्ग कभी घर में तो कभी सड़क पर लुटते रहे, लहूलुहान होते रहे। पुलिस उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की बजाय उन्हीं को सुरक्षित रहने की नसीहत देती रही। इस साल भी नहीं थमा बुजुर्गों की हत्या का सिलसिला। एक के बाद एक बुजुर्ग बनते रहे बदमाशों के शिकार और पुलिस करती रही उनके सुरक्षित होने के दावे। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर इलाके में भी बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में लूट के इरादे से बदमाशों ने 65 साल की बुजुर्ग महिला राजेंद्र कौर खरबंदा की हत्या कर दी। राजेंद्र कौर खरबंदा मकान नंबर 40/7 के 3rd फ्लोर के फ्लैट में अपने पति अमरजीत खरबंदा के साथ रहती थी।
जबकि उनके 3 बच्चे विदेश में थे। 30 अक्टूबर की शाम जब अमरजीत खरबंदा अपने फ्लैट में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उनकी पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी पत्नी के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। शरीर के दूसरे हिस्सों में चोट के गहरे निशान थे। घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। कपड़ों से बंधी लाश और बिखरे सामान ने साबित कर दिया था कि अमरजीत कौर की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को सुराग के तौर पर मिले 2 गिलास के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने मकान की छत पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम कर रहे मजदूरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की नजर में हत्यारा कोई परिचित ही था। फिर सुर्खियों में आ गई एक और बुजुर्ग की हत्या और पुलिस के भी खाते में चढ़ गया एक और मामला। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कब तक बुजुर्गों के सुरक्षित होने का खोखला दावा करती रहेगी और बदमाश बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में बीती रात अमित नाम के एक युवक को उसके चचेरे भाइयों ने जिंदा जला दिया। अमित को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में अमित के 2 चचेरे भाइयों को हिरासत में लिया है। घटना की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। यह है 22 साल का अमित। अमित के ही चचेरे भाइयों ने उसे जलाकर जान से मारने की कोशिश की। शनिवार की रात जब अमित सो रहा था तब उसके चचेरे भाइयों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जली हालत में किसी तरह अमित घर से बाहर आया। इलाके के लोगों ने अमित को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने बाहर निकल के देखा तो आवाज़ आ रही थी, साथ में देखा तो धुआं भी आ रहा था। तो मैंने देखा गली में लोग भाग रहे थे सब। तो मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, मैं उतर के नीचे आया तो मैंने देखा कि अमित कुमार लेटा हुआ था ज़मीन पे। तो मुझे लगा कोई नॉर्थ ईस्ट का है, क्योंकि मैं शक्ल पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई इनका किराएदार है, पर मैंने जब ध्यान से देखा तो वो अमित था। अमित को जान से मारने का आरोप उसी के चचेरे भाइयों रविंदर और वीरेंद्र पर है। घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। अमित के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके बाद वो और उसका भाई जितेंद्र अपने मामा के घर रहने लगे। अमित के साथ कई बार उसके चचेरे भाइयों ने मारपीट की और हद तो तब हो गई जब उसे जान से मारने के लिए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। हालांकि आरोपियों के परिवार वाले इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे थे नहीं उस टाइम में, कैसे कह देंगे, कैसे कह देंगे। कहाँ थे आपके बच्चे? मेरे बच्चे उस टाइम सो रहे थे अंदर और मैं भी सो रही थी। 11:30 बजे हम अंदर दरवाजा बंद करके सोए हैं। ये दोनों दरवाजे बंद हैं। तो हमने क्या पता बाहर क्या हो रहा है क्या। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और धौलाकुआं थाने में मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ में जुट गई। 80% जल चुका अमित BCA का छात्र है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते चचेरे भाइयों पर ही लगा है भाई को आग में झुलसाने का आरोप। आसपास के लोगों की माने तो खून के रिश्ते के कत्ल की ये साजिश उसी वक्त रच दी गई थी जब सालों पहले अमित के माँ बाप की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कैमरा पर्सन मोहम्मद गुलशन के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज, दिल्ली। 9999947347 ये वो मोबाइल नंबर है जिससे एक शख्स को फोन किया गया, वो भी उसकी मौत से पहले। 9212450843 ये वो मोबाइल नंबर है जिससे एक शख्स ने फोन किया अपनी मौत से पहले। इन्हीं 2 नंबरों में उलझी है एक मौत की कहानी। इन्हीं 2 नंबरों के बीच हुई थी मौत से पहले बातचीत और इसी बातचीत के बीच एक शख्स ने खाया सल्फास और दे दी जान। इन्हीं 2 नंबरों के बीच छिपी है दिल्ली के प्रेम नगर के अशोक गुप्ता की मर्डर मिस्ट्री। बोला तेरा भाई जहर खा लिया, जाओ मकान पे अपने फटाफट। फिर मैं उसी के बैठ के मोटरसाइकिल पे घर पे आया तो देखा गेट बंद था। फिर जीना लगा के बाहर से ऊपर चढ़ गया। फिर देखा कि तो जहर खा रखे थे सल्फास। सर जी जहर खाने से पहले सुरेश यादव का फ़ोन आया था और पता नहीं सर जी क्या बात हुआ, ये तो हम नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद जहर जब खा लिए तो फिर ये बजरंग के पास फ़ोन किए और उनको बताया कि भाई मैं जहर खा लिया हूँ।
मृतक के घर वालों की माने तो पेशे से व्यवसायी अशोक गुप्ता ने लोगों का धन दुगना होते देख अपना मकान गिरवी रख दिया और कर्ज लेकर रुपया सुभाष अग्रवाल की स्टॉप लॉस कंपनी में लगा दिया। अशोक गुप्ता को सुभाष अग्रवाल की कंपनी स्टॉप लॉस से उम्मीद थी कि उसका पैसा चंद दिनों में ही दुगना हो जाएगा, इसलिए कर्ज लेकर उसने स्टॉप लॉस में रुपए लगाए। परिजनों के मुताबिक महाठग सुभाष अग्रवाल की कंपनी में हजारों रुपए की ठगी का मामला सामने आने के बाद से ही वो मानसिक तनाव में था और उस पर कर्ज देने वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। कर्ज के दबाव के बीच परेशान अशोक को आत्महत्या ही सरल रास्ता सूझा और सोमवार की सुबह 2 फोन कॉलों के बीच उसने अचानक सल्फास खा लिया। सोमवार रात उसकी तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। इसके बाद अशोक का पूरा परिवार और प्रेम नगर के निवासी स्टॉप लॉस के बाहर उसकी लाश लेकर बैठ गए और सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे। इस बीच गुस्साए परिजन मृतक का अंतिम संस्कार कंपनी के बाहर ही करने पर अड़ गए, लेकिन प्रशासन के समझाने पर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। सुभाष अग्रवाल के पास पैसे लगवाए थे और ये किसी के यहाँ से लेके पैसे लगाए थे। अग्रवाल सुभाष अग्रवाल जो कि पैसे ले गया जा चुका है, उसी चक्कर में उन्होंने भी पैसा लगाया हुआ था। जो अपना बजट था वो भी सारा लगा दिया था। उसके बावजूद अपने प्रॉपर्टी कागज़ रख के जो भी बैलेंस था रिश्तेदारों से यारों से सबसे ले के सब वहाँ लगा दिया था। उसके बावजूद आदमी इज्जतदार थे, कोई आदमी आके उन्हें घर पे 2 बात बोले वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। सुभाष अग्रवाल की ठगी के चक्रव्यूह से निकलने के लिए अशोक ने आत्महत्या कर ली और छोड़ गया अपने बीवी और 3 बच्चों के लिए जीवन भर का कर्ज। महाठग सुभाष अग्रवाल की कंपनी स्टॉप लॉस पर तो फुल स्टॉप लग गया और सुभाष अग्रवाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ठगी का शिकार अशोक गुप्ता ने आखिरकार जिंदगी से हार मान ली और मौत को गले लगा लिया। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़। गोद में लेके ऊपर से 2nd फ्लोर के इस पर फेंका के लिए 2nd फ्लोर के फर्श पर जहाँ पर हमारा जूता चप्पल उतारते हैं दरवाजा के पास 3rd फ्लोर के सीढ़ी से 2nd फ्लोर पर फेंक दिया। ये माँ बेटे की बदसलूकी बयां कर रही है। शनिवार की रात इस माँ के बेटे ने वो किया जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। देर रात जब माँ ने फोन पर छोटे भाई के बारे में पूछा तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर शमीम को गुस्सा आ गया। इसी गुस्से और शराब के नशे में इसने अपनी माँ शमा हाफिज को 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। इन सीढ़ियों पर भागते हुए माँ को एक बेटे ने पकड़ा और यहाँ से इस सीढ़ी से उसे नीचे फेंक दिया और इस सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद जो खून बहा वो उस खून के धब्बे अभी भी इन सीढ़ियों पर हैं और ये खून के धब्बे साफ गवाही दे रहे हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना का। सेल्स टैक्स अफसर शमीम अपने 11 भाई बहनों में 3रे नंबर पर है। 8 साल से अपने परिवार से अलग सरकारी आवास में रह रहा है, जबकि मां दूसरे 4 बच्चों के साथ रह रही है। कामयाबी का नशा शमीम के दिमाग पर ऐसा चढ़ा कि अब वो अपने परिवार का ही दुश्मन बन बैठा है। वो मेरे बड़े भाई जो सबसे हैं शमीम अख्तर IAS ऑफिसर हैं, ITO में सेल्स टैक्स कमिश्नर है। वो सडनली 9 o'clock आए घर में और घर में घुसे ही मारपीट करना शुरू कर दिया। तो 3rd फ्लोर के मम्मी के पीछे गए और उनको वहाँ से 3rd फ्लोर से बुरी तरह से नीचे फेंक दिया मम्मी को बिल्कुल। उसी वजह से मम्मी की पूरी क्लोटिंग हो गई, शर्ट की फट गई और पूरी तरह से ब्लीडिंग होकर के। जख्मी शमा हाफिज को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। परिवार के अंदर का कलह और मां पर ढाए गए जुल्म की दास्तां दिल्ली के मधु विहार थाने पहुंच चुकी है, लेकिन घटना के घंटों बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। एक मां ने जिस बेटे को सीने से लगाकर पाला पोसा, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया और उसे एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया, आज वही अधिकारी बेटा अपनी ही मां की जान का दुश्मन बन बैठा। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ संदीप श्रीवास्तव, A to Z न्यूज़, दिल्ली।